तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम्स की, और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। गोल्स और पर्पस यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या उसका पर्पस है, क्या उससे हमारे गोल्स अचीव होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन होगा यूआई यूएक्स की जैसे बात करते हैं, यूज़र इंटरफेस, तो वो हमारा जो है वो यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए कि कौन से हमारे एंड यूज़र्स हैं जो सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनके यूज़ को ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, वहाँ पर उनकी जो नीड्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर में आप चीज़ें रखना चाहते हैं, कोई आपको आइटम रखने हैं, कोई फील्ड रखनी है, एट्रीब्यूट रखने हैं, तो वो सब यूज़र की कंसेंट के साथ ही वहाँ पर रखे जाते हैं। इसके बाद आता है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी से क्या होता है कि जो हम हमारा सिस्टम है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिस्टम कई बार होता है, तो हम उसको क्या करते हैं मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट्स में, जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और इनको इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ये मैनेजेबल भी होते हैं। और अगर एक किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमारा पूरा सिस्टम अफेक्टेड नहीं होता, सिर्फ उस मॉड्यूल से जुड़ी जो वर्किंग है वो अफेक्टेड होती है, तो बाकी हमारा सिस्टम काम यहाँ पर करता रहता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो एग्जिस्टिंग यूज़र जो पहले से रजिस्टर्ड हो रखे हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों को कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए ही सिस्टम वहाँ पर रुका रहेगा। जब हम उसको ठीक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो वो लोग भी उस पर काम कर पाएंगे, वो लोग भी लॉग इन कर पाएंगे। तो इस तरह की अप्रोच यहाँ पर रखी जाती है। साथ ही साथ स्केलेबिलिटी यहाँ पर होती है, यानी कि फ्यूचर में अगर हमारी ग्रोथ आती है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र से जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा हमें यहाँ पर ट्रैफिक मिलता है, तो किस तरह से हमें स्केल अप करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल हमारा सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर देखी जाती है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली सही आने चाहिए, तो ही हम ऐसा सिस्टम पे आगे बढ़ते हैं। एक प्राइमरी फोकस होता है सिक्योरिटी का। जी हाँ, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आज के डेट में कंसर्न रखती है। तो हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखना है, सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कोई अनऑथराइज एक्सेस करके हमारा डेटा चुरा ले, तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंटेन रखना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूर चाहिए होती है कि अगर कोई भी हम चेंजेस लाना चाहते हैं अपने सिस्टम में, मान लीजिए कल के डेट में यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, अब ऐसे कराना है, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा, तो वो सारे चेंजेस को एकोमोडेट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमें जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखनी होती हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ करना है, मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो हमें अचीव करना है, और तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे से उस पर काम करें, एफिशिएंटली उसको हम यहाँ पर टेकअप करें। मेंटेनेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन रखी जाती है, यानी कि जो भी ट्रबल शूट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम इजली ठीक कर सकें, ट्रबल शूट कर सकें, और अपने सिस्टम को अपडेट करके दोबारा रनेबल कर सकें। इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना है और फिर अपने सिस्टम को देखना है कि क्या वो सही वर्किंग कर रहा है या नहीं, या कहीं कोई इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ही आती हैं। आगे अगर बात करें नीड फॉर ए सिस्टम एनालिस्ट, तो यहाँ पर कुछ की रीजंस हैं जो कि सिस्टम एनालिस्ट क्यों हमें चाहिए होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम एनालिस्ट क्या काम करता है और क्यों हमें चाहिए? पहला, ब्रिजिंग द बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि एक पुल होता है, एक पुल क्या करता है, नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, वैसे ही यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट भी होता है जो कि बिजनेस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम यहाँ पर करता है। सेकंड, अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, किसी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें चाहिए होंगी, वो सब चीज़ों का एनालिसिस करने का काम भी सिस्टम एनालिस्ट का रहता है। देन आता है सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ली,
बट अब उसको डिज़ाइन भी करना है, सिस्टम भी डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, वर्किंग पे आना है, तो ये सारी चीज़ें करने का काम भी यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट का रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यहाँ पर उसका होना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम यहाँ पर किसी बिजनेस में आ रही है, उसको किस तरह से हम टेक्नोलॉजी के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारा सिस्टम एनालिस्ट ही देखता है। नेक्स्ट जो कंसर्न होता है उसका वो होता है कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई सिस्टम है जहाँ पर अकाउंट सेक्शन कुछ रसीदें काट रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी रसीदें काटी जा रही हैं। अब मान लेते हैं दिन में 2-4 स्टूडेंट्स आते हैं, तो बड़े इजीली यहाँ पर अकाउंट सेक्शन रसीदें काट सकता है कितने भी स्टूडेंट्स की। बट अगर यहाँ पर डेली की 1000, 2000, 5000 एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाए, तो कितना मैनुअल वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर पेंडेंसी क्रिएट होती चली जाएगी। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और फिर उस मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करने का काम भी यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू करवाया जा सकता है, कि अब आगे से कोई भी पेमेंट आएगा तो उसकी वहीं के वहीं रसीद कट के उसको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये काम भी सिस्टम एनालिस्ट का होता है। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कि हमारा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो भी हमने डिज़ाइन किया है वो सही से काम कर रहा है, उसके जो क्वालिटी चेक्स हैं वो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। ये सब चीज़ें भी इसका एनालिस्ट के पार्ट पे ही आती हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन करने का काम भी इसका ही रहता है, यानी कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना और उसके अकॉर्डिंग अपना सिस्टम को क्लाइंट को देना और फिर उस पर वर्किंग कराना, ये सारी चीज़ें भी सिस्टम एनालिस्ट ही देखता है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का काम, अब एंड यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स मान लेते हैं कि उससे पहले जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, मैनुअल सिस्टम पे। अब आपने कर दिया सारा का सारा ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करने के लिए आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र्स है, वो भी अच्छे से काम करना जानता हो। तो उनकी ट्रेनिंग कराने का काम भी यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट का रहता है, कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और कहीं कोई दिक्कत आए तो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी रहता है। टेक्नोलॉजी अपडेट्स भी इसके अंदर ही आते हैं, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर अपडेट्स आए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, हार्डवेयर अपडेट्स हैं, तो उनको भी इंक्लूड कराना और उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को वर्क कराने का काम भी सिस्टम एनालिस्ट ही करता है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी कि अगर कोई भी रिस्क एसोसिएट होता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सारे काम भी सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू ही करे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए सिस्टम एनालिस्ट की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का काम तो रहता ही है, साथ ही साथ सिस्टम डिज़ाइनिंग का काम उसका होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस का काम है, कोऑर्डिनेशन फिर डेवलपर यूज़र एंड मैनेजमेंट का काम है, यानी कि कौन से एंड यूज़र्स हैं, क्या उनको चाहिए, डेवलपर उसको जो एंड यूज़र्स का कंसर्न है उसको सही से समझ के सिस्टम डेवलप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें काम चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारा काम भी सिस्टम एनालिस्ट के अंतर्गत ही आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रहता है। इसके साथ ही टेस्टिंग करना, वैलिडेशन करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये सब काम भी सिस्टम एनालिस्ट का ही रहता है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम प्रोसेस एंड वर्क फ्लो, आपको बताया भी था यहाँ पर दो तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल में हमारे सिस्टम के साथ ही जो हेल्प वगैरह है वो सारा का सारा इंटरनल ही मानी जाती है। कोड के साथ जो आप कमेंट करके चीज़ें लिखते हैं वो भी आपका इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक यूज़र मैनुअल वगैरह उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन का दिया जाता है, उस सिस्टम का दिया जाता है, ताकि आप इजली उसको एक्सेस कर सकें। इजीली एग्जांपल के लिए बताना चाहेंगे, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएँ या टीवी खरीद रहे नया, नई वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर खरीदें, तो वहाँ पर उसके साथ एक मैनुअल आपको मिलता है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। वही सारी चीज़ें आपका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट रहता है, और ये सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट होता है। यूज़र ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, जैसे हमने बताया कि यूज़र की ट्रेनिंग भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, वो भी इसमें रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इंश्योरिंग सिस्टम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी भी यहाँ पर रहती है, यानी कि जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, और जो हमारा सिस्टम है वो अगर हम स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि अगर हमें अप स्केल करना है या फिर हमें डाउन स्केल करना है, तो वो भी यहाँ पर हम इजली कर सकें। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा स्केलेबिलिटी के अंदर ही आता है।
सिस्टम एनालिस्ट के अगर एज अ प्रोफेशन की बात करें, करियर पाथ, तो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कोई बन सकता है, उसके बाद सीनियर एनालिस्ट बनता है, उसके बाद आईटी कंसल्टेंट बन जाता है। इंडस्ट्री हायरिंग की बात करें तो आईटी सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंस और ई कॉमर्स सेक्टर में वो काम कर सकता है। फ्यूचर ट्रेंड की अगर बात करें तो एआई इंटीग्रेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत अच्छे रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू होता है SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, which is a structured process that is used to design, develop and test good quality software. Right, so by using this SDLC technique we are going to produce a good quality software. So the goal of SDLC lifecycle model is to deliver high quality maintainable software that meets the user requirement. SDLC in software engineering models outline the plan for each stage so that each stage of the software development model can perform its task efficiently to deliver the software at a low cost within a given time frame that meets user requirement. तो यूजर की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें अपने कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, अगले 3 महीने में बनवाना है, तो वो उसकी टाइमलाइन होगी कि 3 महीने के अंदर वो सिस्टम वहाँ पर आ जाना चाहिए, वर्किंग उस पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब किस तरह से यहाँ पर काम किया जाए कि जो कॉस्टिंग है वो कम से कम रहे, क्योंकि जब आप कोड देते हैं किसी को, आपसे कोई कहता है कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपकी कंपनी से बनवाना है, तो आप उसको बताएंगे कि हाँ 10,000 रुपये लगेगा, 2 लाख रुपये लगेगा, 10 लाख लगेगा, कुछ ना कुछ आप वहाँ पर कोई अमाउंट उसको बताएंगे और टाइम बताएंगे कि हाँ 3 महीने में हम ये बना के देंगे। मान लीजिए आपने कर दिया 10 लाख रुपए और वही काम कोई दूसरा बंदा करने को तैयार है 4 लाख 5 लाख रुपए में, तो आपको क्यों देगा? अगर आप कंपनी है तो आप कभी उस बंदे को देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी देखना होता है कि जो रेट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहें और जो आपका काम हो वो अच्छा हो, ताकि आपको अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पर मिल सकें और लो कॉस्ट में एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड SDLC। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्लानिंग। हमें प्लान बनाना होता है कि आखिर किस तरह से हमें अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। उसके बाद हमारा आता है डिफाइनिंग का टास्क। डिफाइनिंग के बाद आता है डिज़ाइनिंग, यानी कि जब हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शन सारी रिसीव हो गई है, एंड यूज़र ने हमें बता दिया है, तो फिर हम यहाँ पर डिज़ाइन करने जाते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद हमारा आता है बिल्डिंग का टास्क, या अब हम यहाँ पर कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बिल्डिंग के बाद हमारा आता है टेस्टिंग का फेज़। यहाँ पर हमें अब टेस्टिंग करनी है कि जो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, क्या उसमें कोई कमियां तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो थ्रो नहीं कर रहा। वो टेस्टिंग का पार्ट जब हमारा कंप्लीट होता है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं डिप्लॉयमेंट पे, कि हमारा अब सिस्टम डिप्लॉय हो जाए। तो डिप्लॉयमेंट होने के बाद अब हमें यहाँ पर एंड यूज़र का हैंडओवर कर देना होता है और सिर्फ मेंटेनेंस का काम हमें अपने पास रखना होता है, अगर यूज़र या एंड यूज़र ने आपको मेंटेनेंस का पार्ट दिया होता है इस केस में। तो SDLC में कुछ स्टेजेस है हमारे पास। पहली स्टेज की अगर बात की जाए, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 6 तक है, जिसके बारे में एक एक करके आपको अभी हम बताएंगे। यहाँ पर पहली है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्टेज 1। स्टेज 2 है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, स्टेज 3 है डिज़ाइन, स्टेज 4 है डेवलपमेंट, स्टेज 5 है टेस्टिंग और स्टेज 6 होती है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का पार्ट। अब पहली स्टेज के अंदर हमारी क्या क्या आती है? प्लानिंग आती है, क्या हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, गोल्स हमारे क्या रहने वाले हैं, और रिसोर्सेज की प्लानिंग हमें करनी होती है। यहाँ पर एक चीज़ और रहती है कि क्या हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए काबिल भी हैं या नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि उसको जावा टेक्नोलॉजी पर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कराना है, जबकि मेरे यहाँ काम होता है PHP पे। तो अगर मान लीजिए आप आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है, 10,000 रुपये देंगे और एक जावा पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा दें, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूंगा, नहीं सर सॉरी, हम लोग जावा पे काम नहीं करते, हम लोग PHP पे करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आते हैं आप मेरे पास और कहते हैं कि 10 लाख रुपए का हमारा बजट है और हमें जावा पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कराना है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो अच्छा हो जाएगा कमाई। मैं एक एक्स पार्टी से बात करता हूँ और वो कहते हैं कि हाँ हम 5 लाख में बना के दे देंगे।
मेंटेनेंस अगर सब कुछ उनकी। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको काम आगे भेज रहा हूँ, आप ये बना के दो मेरे को, और क्लाइंट से 10 लाख रुपए लेता हूँ और 5 लाख रुपए उसको दे के 5 लाख रुपए का अपना मुनाफा कमा लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रन टाइम के ऊपर ही हमें डिसीजन लेने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर डिफाइनिंग आता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट आते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट रिव्यूज एंड अप्रूवल्स यहाँ पर लगते हैं, उनको हमें देखना होता है। स्टेज 3 के अंदर हमारा डिज़ाइन आता है, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें भी इसका पार्ट रहती हैं। कैसा डिज़ाइन हमारा बन रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। देन आता है हमारे पास डेवलपमेंट का पार्ट, जिसमें हमारा कोडिंग आती है। कोडिंग भी स्टैंडर्ड के साथ होनी चाहिए, सारे उसमें कमेंटिंग वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पर करनी होती है। वर्जन कंट्रोल करने होते हैं, जो कोड है वो स्केलेबल होने चाहिए, यानी कि हम उसको अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें, कम करना चाहें, डाउन साइज करना चाहें तो वो भी हम कर सकें, और कोड का रिव्यू वगैरह भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी टेस्टिंग की, जिसमें सिस्टम टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग रहती है। देन डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का पार्ट आता है, जिसमें डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस आता है, रिलीज, प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, मेंटेनेंस एंड फीडबैक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी रहती हैं। स्पायरल मॉडल एक यहाँ पर हमारा रहता है। स्पायरल मॉडल भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही पार्ट है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। In its diagrammatic representation looks like a spiral with many loops. The exact number of loops of the spiral is unknown and can vary from project to project. Each loop of the spiral is called phase of the software development process. तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, और उसमें हमारा पूरा पूरा सॉफ्टवेयर रहता है। इस तरह का कुछ रहता है, और ऐसे 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 यहाँ पर ये स्पाइरल की तरह घूमता रहता है। नंबर ऑफ लूप यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकते हैं। जब हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो वहीं पर हम इसको ले जाके रोक देंगे। एक सबसे अच्छी चीज़ जो स्पाइरल मॉडल में रहती है, जो SDLC में मिसिंग है, डेट इज़ कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। जी हाँ, रिस्क एनालिसिस यहाँ पर नहीं है, जबकि जो हमारा स्पायरल मॉडल है यहाँ पर रिस्क एनालिसिस होता है। तो SDLC में जो चीज़ मिसिंग थी रिस्क एनालिसिस वाली, वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, और अच्छे से हम यहाँ पर उसका एनालिसिस करने के बाद आगे काम अपना कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरह से 4 स्टेजेस के अंदर हमारा ये लूप पूरा चलता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई की जाती है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखे जाते हैं। उसके बाद जो भी हमारे रिस्क इन्वॉल्व है उसको हमें देखना होता है। फिर हम डेवलप करते हैं नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट फेज के लिए आगे भेज देते हैं। और इस तरह से पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहता है, अनटिल कि क्लाइंट कह रहे हैं, जो यूज़र एंड यूज़र्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ये ओके हो गया है और ये वर्किंग फाइन है इसकी, और हम इस पर आगे काम करना चाहते हैं, हम इसको फर्दर और मॉडिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। तो स्पाइरल मॉडल्स के अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस नीडेड टू बी डेवलप, द प्रोडक्ट कैन बी वेरिड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिस्क। कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट रिस्क यहाँ पर एसोसिएट होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, एज द प्रोजेक्ट मैनेजर डायनेमिकली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फेजेस, द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द स्पाइरल मॉडल। किस तरह से हमारा स्पाइरल मॉडल यहाँ पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एंड लास्ट आता है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द स्पाइरल विच each iteration of the spiral representing the complete software development life cycle from the requirement gathering and analysis to design, implementation, testing and maintenance। तो हर केस के बाद एक सॉल्यूशन हमें मिलता है, और वो सॉल्यूशन को हम फर्दर रिफाइनमेंट करते रहते हैं, और इस तरह से हमारा लूप पूरा चलता रहता है। इसके अलावा एक और हमारे पे आती है रेड मॉडल, जिसको हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी दैट एम्फेसाइजेस क्विक एंड इटरेटिव रिलीज साइकिल्स, preliminary focusing on delivering working software in shorter timelines. Unlike traditional models such as the waterfall model or RAID, is designed to be more flexible and responsive to the user feedback and changing requirement throughout the development process। तो क्या होता है, जो हमारा SDLC मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि जो रेड मॉडल है ये हमारा थोड़ा सा क्विक मॉडल कहलाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर हम यूज़र से उसका फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फर्दर उसमें चेंजमेंट करते रहते हैं। इस मॉडल को जो सबसे पहले प्रपोज किया था IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसने यहाँ पर प्रपोज किया था।
तो रेड मॉडल को प्रपोज किया गया था 1980 में इसको प्रपोज किया गया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इन विच देयर इज अ कंसाइज डेवलपमेंट साइकिल। द रेड मॉडल इज यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट आर फुल्ली अंडरस्टूड एंड द कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज अडॉप्टेड। तो यहाँ पर यूज़र से फीडबैक लेंगे, क्या उसको चेंजेस करवाने हैं, क्या उसको दिक्कत आ रही है, उसको अडॉप्ट करेंगे, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन फर्दर उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से ये अप्रोच हमारी यहाँ पर चलती रहती है। और जो हमारे फेजेज हैं उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, बिल्ड और कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं रेड मॉडल के अंदर। अगर इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट हमें मिलती हैं, उसको हम मॉडुलर रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। देन टीम 1, टीम 2 और टीम एन, इस तरह से हमारे मल्टीपल टीम्स पर काम करती हैं, डेवलप करती हैं एक मॉड्यूल को, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, और उसको इंटीग्रेट करके क्या करते हैं हम उसको टेस्ट और फाइनल प्रोडक्ट के लिए आगे डिलीवर कर देते हैं। और हर एक मॉड्यूल के अंदर हमारा एनालिसिस फेज काम करता है, डिज़ाइन फेज, कोड और टेस्टिंग, ये सारे के सारे फेजेस हमारे काम करते हैं। क्योंकि मल्टीपल टीम्स एक साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रही है तो क्या होगा कि जो टाइम टेकन है, मान लीजिए 1 महीने का टाइम लगना है, वो हो सकता है 10 दिन या 12 दिन के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम चलता है। देन आता है हमारे पास जेट मॉडल, यानी कि जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। It is a collaborative process that involves client and end users in the design and development of a software. It is methodology that uses workshops and group discussion to create solution that meets user needs। तो यहाँ पर हम क्लाइंट से मिलते रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, कैसे उसको और बेटर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। जेड मॉडल जो था ये आपका रेड मॉडल से ज़्यादा पुराना है। 1970 में इसको प्रपोज किया गया था। चुक मॉरिस एंड टॉनी क्रॉफोर्ड जो IBM कंपनी में थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था और इसको इम्प्लीमेंट करा गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू, जिसको कॉपिक्स यहाँ पर कहा गया। एक्सक्यूज मी। अब अगर बेनिफिट्स की बात की जाए जेड मॉडल की, तो हमारी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फास्टर हो जाता है, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, चाहे वो क्लाइंट कम्युनिकेशन हो या इंटर टीम कम्युनिकेशन, दोनों यहाँ पर बेटर हो जाते हैं। अगर जेट की वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड एंड यूजर्स एक साथ काम करते हैं, चाहे वो वर्कशॉप करनी हो या कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। देन दे डिफाइन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइंस एंड सिस्टम्स एंड डेवलप सॉल्यूशंस, कि क्या हमारा सिस्टम यहाँ डिज़ाइन हो रहा है, क्या हमारे सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं। द क्लाइंट हैज़ फुल्ली ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेट इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जो हमारा क्लाइंट है वो भी अपने आप को एज उस डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट समझता है, क्योंकि बार बार हम उसको भी चीज़ों में इन्वॉल्व करते रहते हैं। इसके अलावा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, which is a collection of documents that describe the architecture, design and processes of a system. It can include manuals, report, instructions and other materials। तो जैसे हमने बताया भी था कि आपका हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन यानी हार्ड कॉपी की बात और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सॉफ्ट कॉपी की बात यहाँ पर रहती है। तो अगर आप कोई मैनुअल की फॉर्म में, कोई रिपोर्ट की फॉर्म में, कोई इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में अगर यूज़र के लिए कोई भी चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट पे आता है। पर्पस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपर को हेल्प मिलती है, टेक्निकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजली, टेक्निकल डिटेल यहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं, जो यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है और जो रेफरेंसेस हैं फ्यूचर मेंटेनेंस करने के लिए वो अपडेट हो जाते हैं और नॉलेज शेयरिंग भी यहाँ पर हमारी एनकरेज करता है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की होती हैं। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब करती है हाउ टीम वर्क्स व्हेन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, तो जो हमारी टीम है वो कैसे काम कर रही है, सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगी। और प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन लाइक कस्टमर डेटा, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कि हमारे जो कस्टमर का डेटा है, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट में आती है।
सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आल्सो known as the user manual or guides. This provides instruction, explanation and reference materials for users. तो एक गाइड की तरह काम करते हैं। आपको कोई चीज़ कैसे ऑपरेट करनी है, एसी कैसे चलाना है, वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करते जाते हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर एपीआईज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, डेटा मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र गाइड्स भी यहाँ पर रहती हैं। मान लीजिए मुझे कोई एपीआई सर्विसेज यूज़ करनी है, अपनी एक ऐप डिज़ाइन करी है, एंड्रॉयड ऐप है, आईफोन आईओएस की ऐप है, तो उसके लिए जो भी मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे को चाहिए होगी। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की जैसे हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो कि पीआरडी कहते हैं, जिसको नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, एसडीडी कहा जाता है। यूज़र स्टोरीज यहाँ पर कंसिडर की जाती हैं, मेंटेनेंस गाइड यहाँ पर रहती हैं, बैकलॉग्स बनाए जाते हैं जो कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रोड मैप्स बनाए जाते हैं किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, किस तरह से हमें लेके चलना है, कोडिंग एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट्स यहाँ पर हमें मेंटेन करनी होती हैं, मीटिंग नोट्स अगर कोई है तो उसको हमें मैनेज करना होता है और चेकलिस्ट भी हमें रिलीज़ करनी पड़ती है। सारी चीज़ें हमें सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट पे आती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आप क्या अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।